हेलो, वेलकम टू एम्बिशन टूर। आई एम योर एजुकेटर मारिया मोइन। ये हमारे एनसीईआरटी का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम पहले 5 लेक्चर ले चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पर, और ये हमारी उसकी 6वीं क्लास है। आप इस क्लास में आने से पहले उन 5 लेक्चर को देख लेंगे, तब आपको आगे समझने में भी आसानी होगी, आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। अच्छा, हमारी क्लास कब कब होती है? हमारी क्लास होती है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। वीक में 3 दिन हमारी क्लास चलती है। क्लास ट्वेल्थ का एनसीईआरटी हम डिस्कस कर रहे हैं, और टाइम होता है 5 PM, 5 बजे। ठीक है, और लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं? पहले तो हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का इंट्रोडक्शन देखा, फिर उसके बाद उसके कुछ टर्मिनोलॉजीज़ पे भी हमने फोकस किया था। फिर उसके बाद हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा जो मेंडल ने किया था, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखा, और कुछ और हमने क्या देखा था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये सब हम पहले के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, और आज थोड़ा सा हम कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि ये जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आज वाले लेक्चर जब हम को डोमिनेंस पढ़ लेंगे तो हमें तीनों में कंपैरिजन पता चल जाएगा कि तीनों में क्या क्या, तीनों लॉ में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा क्या है? को डोमिनेंस। क्या है? को डोमिनेंस। टिल नाउ वी वर discussing crosses where the F1 resembled either of two parent dominant or was in between incomplete dominance। इससे पहले हमने क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं? हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं? डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस डिस्कस कर चुके हैं, और लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था, देखा था, तो उसमें क्या था कि जो F1 जनरेशन में हमें जो प्रोजनी मिली थी वो कैसे थी? एक पेरेंट के रिजेंबल थी, किसी एक पेरेंट के रिजेंबल थी। जिस पेरेंट के रिजेंबल होती है उसे हम क्या बोलते थे? डोमिनेंट पेरेंट बोलते थे। फिर हमने क्या देखा? इनकम्प्लीट डोमिनेंट देखा, कि जो हमारी F1, उसमें जो F1 की प्रोजनी होती है वो कैसी होती है? इंटरमीडिएट कैरेक्टर शो करती है। इंटरमीडिएट कैरेक्टर का मतलब है कि वो जो हमारे दोनों पेरेंट्स होते हैं उनके बीच का कोई क्राइटेरिया शो करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं को डोमिनेंस क्या होता है। बट इन दिस केस को डोमिनेंस F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ द पेरेंट्स। इसमें हमने डोमिनेंस में देखा किसी एक पेरेंट के रिजेंबल होती है हमारी F1 जनरेशन, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने क्या देखा कि जो हमारी F1 जनरेशन होती है वो कैसे होती है? इंटरमीडिएट कैरेक्टर, मतलब ना हमारे एक पहले पेरेंट्स की जैसे होती है, ना वो हमारे दूसरे पेरेंट्स की जैसे होती है। ये बिल्कुल ही अलग होती है, मतलब दोनों को ब्लेंड करके ये कैरेक्टर शो करती है। अब को डोमिनेंस में हम क्या देखेंगे? जो हमारी F1 जनरेशन होगी वो दोनों पेरेंट के कैरेक्टर शो करेगी। दोनों पेरेंट के कैरेक्टर शो करेगी। ठीक है, अ गुड एग्जाम्पल इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल्स दैट डिटरमाइन ABO ग्रुप ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने लिया है ABO ब्लड ग्रुप का, कि ह्यूमन में कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं? ठीक, A होते हैं, B होते हैं, AB होते हैं, O होते हैं। 4 तरह के ह्यूमन में ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसका? को डोमिनेंस का। तो हम देखते हैं आगे कैसा है। ABO ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाई अ जीन दैट इज़ आई। ABO ब्लड ग्रुप जो हमारी बॉडी में कंट्रोल करता है, उस जीन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रेड blood cells has sugar polymer that protrude
from its surface and kind of sugar is controlled by the gene. तो जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं आरबीसी के, उनके ऊपर शुगर का पॉलीमर होता है, उसके ऊपर शुगर का पॉलीमर होता है. द जीन आई हैज़ 3 अलील. हमारे जो जीन आई है, मतलब जो हमारे जीन ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन है, ब्लड ग्रुप के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है उसको हम क्या कहते हैं, आई कहते हैं. अब जीन क्या होता है, अलील्स क्या होते हैं, ये हमने पहले आपको पहले या दूसरे लेक्चर में बताया था. आप जाके वो लेक्चर देख लें. तो अलील्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेट, हमारे जीन के ऑल्टरनेट फॉर्म होते हैं. तो आई के कितने फॉर्म हैं हमारे पास एक है आई ए, एक है आई बी, और तीसरा क्या है आई ओ या आई ज़ीरो, हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. 3 तरह के एलील हमारे ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इसको आई ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आई ज़ीरो का मतलब होता है इसमें कुछ नहीं, कोई किसी तरह का इसमें डिफरेंट टाइप का शुगर, जैसे हमने बताया कि जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, जो आरबीसी पर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कुछ शुगर पॉलीमर्स होते हैं. तो ए वाले में दूसरे शुगर पॉलीमर्स होते हैं, बी में दूसरे होते हैं, और आई ज़ीरो में कोई भी शुगर पॉलीमर्स नहीं होते हैं. ठीक है. द अलील आई ए आई बी produce a slightly different form of sugar while allele I does not produce any sugar. यही बात हमने बताई कि जो हमारे आई ए वाले अलील हैं और आई बी वाले अलील हैं, ये डिफरेंट टाइप के शुगर क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. इनके जो सेल मेम्ब्रेन पे, मतलब कि जो आरबीसी की हमारी सेल मेम्ब्रेन है, इस पे जो शुगर फॉर्म लगी होती है डिफरेंट. तो जो आई ए वाले होते हैं उन पे दूसरी शुगर फॉर्म लगी होती है, और जो आई बी वाले होते हैं उन पे दूसरी शुगर फॉर्म लगी होती है, और जो आई नॉट वाले, आई ज़ीरो वाले हैं, उन पे कोई भी शुगर फॉर्म नहीं लगी होती. ठीक है. बिकॉज ह्यूमन आर डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ह्यूमन डाइप्लॉइड मतलब ह्यूमन में किसी भी जीन के कितने अलील्स प्रेजेंट होते हैं, 2 अलील्स प्रेजेंट होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं. तो क्योंकि ह्यूमन कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है. ईच पर्सन पजेज एनी 2 of 3 one gene, any 2 of 3 आई जीन अलील. इसमें क्या है कि जो पर्सन, जो हमारे ह्यूमन बीइंग होते हैं, इन तीनों अलील्स में से किसी 2 अलील का कॉम्बिनेशन ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होता है. आई ए एंड आई बी आर कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर आई नॉट. जो आई नॉट वाला है, जो आई ज़ीरो है, इस पे आई ए वाले अलील और आई बी वाले अलील क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं. ठीक है. इन अदर वर्ड आई ए आई नॉट आर प्रेजेंट, आई ए एक्सप्रेस डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, व्हेन आई बी और आई नॉट प्रेजेंट, आई बी एक्सप्रेसेस. अभी हम इसको आपको नेक्स्ट स्लाइड में मतलब खाली स्लाइड में आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा. ठीक है. बट व्हेन आई ए आई बी आर प्रेजेंट. अच्छा, 1 मिनट हम इधर डिस्कस ही कर लेते हैं. देखिए, इसमें हमें क्या कहा गया कि हमारे पास 3 अलील होते हैं. ब्लड ग्रुप के कितने अलील होते हैं, 3, आई ए, आई बी और आई ओ. ठीक है. 3 तरह के अलील होते हैं. तो हम क्या करते हैं, इसमें ये कहा गया कि जो आई ए है ये भी डोमिनेंट है किस पे, आई ओ पे, और आई बी किस पे डोमिनेंट है, आई ओ पे. ठीक है. लेकिन अगर आई ए और आई बी साथ में आ जाएं, इसमें कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे. एक बार हम कॉम्बिनेशन बना के देख लेते हैं कि हमें इन 3 अलील में कितने भी, अगर हम दोनों को साथ रखेंगे, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे. आई ए के साथ एक बार आई ओ आएगा. ठीक है. हम पुनेट स्क्वायर में, तब आप पुनेट स्क्वायर में बना दें ताकि आपके लिए इजी हो. ठीक है. यहाँ पे
बन रहे आई ए आई बी आई ओ आई ए आई बी आई ओ। देखिए आई ए आई बी आई ए आई ज़ीरो, ठीक है। फिर यहाँ पे आई ए आई बी, फिर आई बी फिर इसके बाद आई बी आई ज़ीरो, ठीक है। फिर यहाँ पे आई ए आई ज़ीरो, फिर यहाँ पे आई बी आई बी आई ज़ीरो, फिर यहाँ पे आई ज़ीरो आई ज़ीरो। अब यहाँ पे हम देखें कि हमें कितने तरह के एलील हमें मिले। एक कॉम्बिनेशन हमें आई ए और आई ए का मिल जाता है। एक कॉम्बिनेशन हमें क्या मिलता है, आई ए, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन हमें क्या मिलता है, आई ए और आई बी। दूसरा हमें क्या मिलता है, आई ए और आई बी, ठीक है। तीसरा हमें क्या मिलता है, आई ए और आई ज़ीरो, ठीक है। 3 कॉम्बिनेशन ये हुआ। चौथा कॉम्बिनेशन हमें क्या मिला, आई ए आई बी हम पहले लिख चुके हैं। फिर आई बी, फिर हमें चौथा कॉम्बिनेशन क्या मिला, आई बी, ठीक है। फिर पांचवा कॉम्बिनेशन क्या मिला, आई बी आई ज़ीरो। फिर हमें पांचवा कॉम्बिनेशन क्या मिला, आई बी और आई ज़ीरो। अब यहाँ पे फिर छठवां कॉम्बिनेशन आई ए आई ज़ीरो हम पहले लिख चुके हैं, ये हो गया, ठीक है। आई बी आई ज़ीरो हम लिख चुके हैं, आई बी ज़ीरो ये है। फिर हमारा जो लास्ट कॉम्बिनेशन क्या मिला, आई ज़ीरो। तो हमें कितने कॉम्बिनेशन मिले, 6 तरह के। इन 3 अलील्स में 6 तरह के कॉम्बिनेशन मिले, मतलब 6 तरह के हमारे अंदर जीन आ सकते हैं। अगर एक डायप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो उसमें 2 अलील आएंगे, मैक्सिमम कितने आएंगे, 2 अलील आएंगे। तो किस किस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा ये हम पुनेट स्क्वायर से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा आई ए वाला है, तो इसमें दोनों अलील ए के पाए गए हैं। दोनों जो हमारे अलील हैं वो ए के पाए गए हैं। तो हमारा ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ए। क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारा ब्लड ग्रुप, ए। अब यहाँ पे हमारा बताया गया कि आई ए और आई बी मतलब 2 तरह के अलील पाए गए हैं। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि व्हेन आई ए आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप ऑफ शुगर, दिस इज़ बिकॉज कोडोमिनेंस। और जो हमारे आई ए और आई बी हैं, क्योंकि ये दोनों ही एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि ये वाले जीन क्या है, ये भी डोमिनेंट की तरह बिहेव करेगा, ये भी डोमिनेंट की तरह बिहेव करेगा। जब दोनों डोमिनेंट की तरह बिहेव करेंगे तो इनमें जो हमारा शुगर हमारा रिप्रेजेंट करेगा, इसमें दोनों तरह की हमारे शुगर प्रेजेंट होंगे। तो इस ब्लड ग्रुप को हम क्या कहेंगे, आई ए और आई बी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो आई ए और आई ज़ीरो वाला है, तो इसमें हम क्या बात किए हैं कि पहली वाली स्लाइड में हम डिस्कस किए कि जो आई ए है वो किस पे, आई ज़ीरो पर डोमिनेंट है। मतलब कि जो आई ज़ीरो है उस पर आई ए जब डोमिनेंट है तो इसमें कौन सा रिप्रेजेंट करेगा F1 में, तो आई ए। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, इसका ब्लड ग्रुप ए होगा, ठीक है। इसका ब्लड ग्रुप ए होगा। इसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ए बी होगा। इसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। और इसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ए होगा। एक मिनट, क्या हुआ। फिर इसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, बी, क्योंकि इसमें दोनों अलील बी हैं तो बी वाला ब्लड ग्रुप होगा। इसमें बी के साथ क्या है, ज़ीरो है, बी के साथ ज़ीरो है तो बी क्या होगा, बी ज़ीरो पर डोमिनेंट होता है, आई ज़ीरो वाले अलील पर डोमिनेंट होता है तो इसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, बी होगा। और ये आई ज़ीरो इस पर कोई भी नहीं है। जब अब डोमिनेंट मतलब जो ये वाला है जो जिन पे ए और बी दोनों डोमिनेंट है, तो जब ये कंप्लीट होमोजाइगस होगा तो ये कैसा होमोजाइगस होगा, तो ये अपना तब ये रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, ओ ब्लड ग्रुप। क्या बोलेंगे, जब ये दोनों अलील इसमें ओ वाले प्रेजेंट होंगे, कोई ए और कोई बी नहीं प्रेजेंट होगा, तब ये कैसे शो करेगा, ये अपना कैरेक्टर तब शो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज़ आप देख सकते हैं कि जो पेरेंट 1 में
पेरेंट 1 से मान लीजिए ए अलील आया, पेरेंट 2 से ए अलील आया, तो हमारा जीनोटाइप क्या बन गया? हमारा जीनोटाइप बन गया IA। तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या निकल के आया? ए, क्योंकि इसमें दोनों जो हमारे अलील है दोनों ए वाले हैं, तो जाहिर सी बात है ब्लड ग्रुप जो होगा वो कैसा होगा? ए वाला होगा। अब इसमें देखिए, इसमें एक पेरेंट से IA आ रहा है, दूसरे पेरेंट से B आ रहा है। एक पेरेंट से A आ रहा है और दूसरे पेरेंट से B आ रहा है, तो ये दोनों डोमिनेंट है। तो हमारा जो जीनोटाइप बनेगा वो क्या बनेगा? A और B। जीनोटाइप A और B बनेगा। तो इसमें जब दोनों खुद को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब दोनों के कैरेक्टर, हमारे जो ब्लड ग्रुप है इसमें दोनों का कैरेक्टर शो करेगा, तो ये कैसे होंगे? ये दोनों अलील शो करेंगे, तो AB ब्लड ग्रुप इसका नाम दिया। यही है हमारा क्या है? कोडोमिनेंस। ये क्या है? कोडोमिनेंस। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास एक अलील, एक पेरेंट से एक आ रहा है, एक पेरेंट से I0 आ रहा है, तो हमारा जीनोटाइप क्या बना? IA और I0 बना। I0 बना, और IA जो है वो 0 पर क्या होता है? डोमिनेंट कैरेक्टर शो करता है। तो यहाँ पे हमारा जीनोटाइप क्या बनेगा? ऑफस्प्रिंग में A बनेगा। अब यहाँ पे B, फिर A, फिर हमारा क्या आया? B आया, एक पेरेंट से B आ रहा है, एक पेरेंट से A आ रहा है, तो हमारा जो जीनोटाइप बनेगा वो कैसा बनेगा? AB। तो जब हमारा जीनोटाइप हमारे जीन में A वाला भी अलील प्रेजेंट है, B वाला भी अलील प्रेजेंट है, तो ऑफस्प्रिंग में ब्लड ग्रुप कैसे शो करेगा? AB, दोनों के कैरेक्टर शो करेंगे। तो ये भी हमारा एग्जांपल हो गया कोडोमिनेंस का। मतलब वही बात है कि एक पेरेंट से A आ रहा है, एक पेरेंट से B आ रहा है, चाहे पहले पेरेंट से B आ रहा है, दूसरे पेरेंट से A आ रहा है, तो हमारा जो जीनोटाइप बनेगा वो सिमिलर बनेगा, और हमारा जो ब्लड ग्रुप आएगा वो भी सिमिलर होगा। तो ये कोडोमिनेंस है। और फिर उसके बाद हमारे एक पेरेंट से B आ रहा है, दूसरे भी पेरेंट से B आ रहा है। अब दोनों पेरेंट से B आ रहा है, मतलब दोनों अलील हमारे B वाले हैं, तो हमारा ब्लड ग्रुप कैसा होगा? B होगा। फिर अभी एक पेरेंट से B आ रहा है और दूसरे पेरेंट से क्या आ रहा है? I0 वाला अलील आ रहा है, तो हमारा जो जीनोटाइप बनेगा वो कैसा बनेगा? IB और I0 बनेगा। IB और I0 जब हमारा जीनोटाइप बनेगा तो हमें क्या मिलेगा? ब्लड ग्रुप में हमें क्या शो होगा? B बनेगा, क्योंकि B जो होता है वो किस पे डोमिनेंट होता है? I0 पर। A भी डोमिनेंट होता है I0 पर, और B भी डोमिनेंट होता है I0 पर। और ये फिर उसके बाद हमारा I0 जब आएगा, तो अब दोनों अलील हमारे पास 0 वाले हैं, तो अब जाहिर सी बात है 0 वाला ब्लड ग्रुप, या O ब्लड ग्रुप भी हम कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा O ब्लड ग्रुप शो होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये दोनों हमारा जो है ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है, और ये वाला हमारा डोमिनेंट का एग्जाम्पल हो गया। IA I0, IB I0, ये डोमिनेंट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं, डू यू रियलाइज that the example of ABO blood grouping also provide a good example of multiple alleles। अब इसको हम multiple alleles कहते हैं। क्यों? क्योंकि ABO ब्लड ग्रुप में हर तरह के हमें कैरेक्टर शो करें। पहली बात तो इसमें तीन तरह के अलील प्रेजेंट है, एक A और एक B और एक O, 3 तरह के अलील प्रेजेंट है, और ये डिफरेंट टाइप के जो है वो भी शो कर रहे हैं। एक डोमिनेंट शो कर रहा है, कोई कोडोमिनेंट शो कर रहा है, मतलब 2 कैरेक्टर शो कर रहे हैं। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको मल्टीपल अलील्स का एग्जाम्पल मानते हैं। हियर यू कैन सी दैट देयर आर मोर देन 2 and 3 अलील गवर्निंग द सेम कैरेक्टर। अब इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें से 2 या 3 ऐसे अलील हैं जो 2 से ज़्यादा, मतलब मोर देन 2 से ज़्यादा अलील हैं जो सेम कैरेक्टर को गवर्न कर रहे हैं। मतलब कि एक ब्लड ग्रुप के लिए कितने अलील रिस्पॉन्सिबल हैं? 3 अलील। ठीक है, तो इसमें वही बात कही गई है कि एक ब्लड ग्रुप के लिए, किसी एक कैरेक्टर के लिए 2 से ज़्यादा अलील भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। सिंस इन एन इंडिविजुअल ओनली 2 अलील कैन बी प्रेजेंट, मल्टीपल अलील कैन बी फाउंड ओनली व्हेन पॉपुलेशन स्टडी आर मेड। अगर हम किसी इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल मतलब अगर हम किसी एक पर्सन में ब्लड ग्रुप चेक करना चाहें तो उसमें हमें सिर्फ 2 ही अलील मिल सकते हैं। कितने अलील मिल सकते हैं? 2 अलील। अगर हमें पूरी पॉपुलेशन, जब हमें मल्टीपल अलील्स
की स्टडी करनी होगी या फिर हम मल्टीपल अलील को चेकआउट करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि हमें एक पॉपुलेशन पे स्टडी करना पड़ेगा। एक पॉपुलेशन पे स्टडी करेंगे और डिफरेंट ब्लड ग्रुप टाइप को देखेंगे और डिफरेंट अलील को देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कितने कॉम्बिनेशन कितने टाइप के अलील प्रेजेंट हो सकते हैं और क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है। ठीक है। ओकेजनली अ सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। इसमें क्या बात कही, एक सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। एक सिंगल जीन जो होता है, एक जीन जो है वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट भी बना सकता है। मतलब कि अगर ये कोई कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, मान लीजिए कोई जीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो मे भी हो सकता है वो शेप के लिए भी उसी जीन से हमें कलर भी मिल रहा है और शेप भी मिल रहा है। तो ये ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर हम किसी एक जीन को देखें तो वो जो प्रोडक्ट बना रहा है एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को भी इफ़ेक्ट एक से ज़्यादा प्रोडक्ट पे भी अफेक्ट कर सकता है। इसमें ये बात कही गई है कि अगर मान लो कि ये जीन है कोई, ये कलर के रिस्पॉन्सिबल है, तो कभी कभी हो सकता है कि ये कलर तो दे ही रहा है, लेकिन हो सकता है इसमें शेप में भी इस जीन की वजह से कोई चेंजेस आ जाएं। ठीक है। तो एक जो जीन होता है सिंगल जीन, एक सिंगल जीन का प्रोडक्ट जो होता है वो मोर देन वन इफेक्ट भी शो कर सकता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड इज़ कंट्रोल्ड बाय वन जीन। जो पी प्लांट है, एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिया गया है कि जो पी प्लांट है उसमें क्या होता है कि जो उसमें स्टार्च बनते हैं, स्टार्च की सिंथेसिस होती है पी प्लांट में। पी प्लांट के सीड में जो है स्टार्च की सिंथेसिस होती है, वो किसी एक जीन से कंट्रोल होती है। इट हैज़ टू अलील, कैपिटल बी स्मॉल बी, और इसके पास कितने अलील हैं, दो अलील है, एक कैपिटल बी और दूसरा स्मॉल बी, दो तरह के अलील हैं। स्टार्च इज सिंथेसाइज इफेक्टिवली बाय द कैपिटल बी होमोजाइगोट एंड देयरफॉर लार्ज स्टार्च ग्रेन आर प्रोड्यूस। अब इसमें ये कहा गया कि अगर हमारा जो अलील होता उसका कॉम्बिनेशन कैसा होता, कैपिटल बी वाला, मतलब होमोजाइगोट होता, तो जो हमारा सीड होता है उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टार्च बनता है, स्टार्च भी ज़्यादा बनता है और हमारे ग्रेन का साइज़ भी क्या होता है, बड़ा होता है। ग्रेन का साइज़ बड़ा होगा, ग्रेन साइज़, और लार्ज नंबर ऑफ स्टार्च भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है। तो इसमें कहा गया कि जब हमारे पास कैपिटल बी हमारा कोई पी प्लांट है, उसमें दो जीन रिस्पॉन्सिबल है, एक कैपिटल बी स्टार्च प्रोडक्शन के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है जिसका अलील दो है, कैपिटल बी स्मॉल बी। और जब ये कैपिटल बी स्मॉल बी दो अलील्स हैं और जब ये होमोजाइगस कैरेक्टर में होते हैं, मतलब कि इनका जो कॉम्बिनेशन होता है कैपिटल बी वाला होता है, तो क्या होता है, ग्रेन साइज़ भी बड़ी होती है और स्टार्च प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। इन कंट्रास्ट स्मॉल बी होमोजाइगोट हैज़ लेसर एफिशिएंसी इन स्टार्च सिंथेसिस एंड प्रोड्यूस स्मॉलर स्टार्च ग्रेन। तो इसमें यही बात कही गई कि जो दूसरी अलील जब वो होमोजाइगस होती है, मतलब कि स्मॉल बी वाला जब कॉम्बिनेशन हमारे पास होता है, तो हमारा क्या होता है, हमारे जो ग्रेन की साइज़ जो है वो भी डिक्रीज़ होती है और हमारा क्या होता है, स्टार्च प्रोडक्शन भी कम होता है। मतलब कि यहाँ पे पी प्लांट के लिए जो स्टार्च के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है उनके दो अलील हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी, और जब वो कैपिटल बी वाले कॉम्बिनेशन में होमोजाइगोट वाले कॉम्बिनेशन में होते हैं, होमोजाइगस तो होते ही हैं, लेकिन कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, कैपिटल बी वाला, तो क्या होता है, हमारा ग्रेन साइज़ भी बड़ा होता है और स्टार्च प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। और जब हमारा स्मॉल बी ये भी होमोजाइगस है, ये भी कैसा है, होमोजाइगस है,
लेकिन कैसा वाला होमोजाइगस है, स्मॉल बी कॉम्बिनेशन है। इसका कॉम्बिनेशन क्या है, स्मॉल बी। तो जब स्मॉल बी कॉम्बिनेशन होता है तो हमारा क्या होता है, ग्रेन साइज भी कम होता है और स्टार्च भी इसमें कम प्रोड्यूस होता है। आफ्टर मैचुरेशन ऑफ सीड कैपिटल बी आर राउंड एंड स्मॉल बी आर रिंकल्ड। जब सीड मैच्योर होते हैं तो इसमें क्या होता है कि जब सीड मैच्योर होते हैं तो इसमें क्या होता है, जो कैपिटल बी वाले जो सीड हैं वो कैसे होते हैं, राउंड होते हैं, और स्मॉल बी वाले जो सीड होते हैं वो कैसे होते हैं, रिंकल्ड होते हैं। हेट्रोजाइगस प्रोड्यूस राउंड शेप एंड सो कैपिटल बी सीम्स टू बी डोमिनेंट एलील। जो हमारे फिर इसका हेट्रोजाइगस बनता है, इसका एक अलील का कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, कैपिटल बी स्मॉल बी वाला बन सकता है। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे ग्रेन का साइज़ तो बड़ा हो जाता है। ग्रेन का साइज़ क्या होता है, ग्रेन का साइज़ राउंड हो जाता है, लेकिन जो हमारे स्टार्च का प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। हमारे ग्रेन का साइज़ ज़्यादा हो जाता है, स्टार्च का प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसमें क्या था, ग्रेन का साइज़ कैसा रहेगा, ग्रेन का साइज़ ज़्यादा रहेगा और स्टार्च भी ज़्यादा रहेगा, स्टार्च प्रोडक्शन भी ज़्यादा रहेगा। जब ये वाला कॉम्बिनेशन आएगा तो ग्रेन साइज़ कम रहेगा और स्टार्च कैसा रहेगा, स्टार्च भी कम रहेगा। ठीक है, और इसमें ये वाले कॉम्बिनेशन में हमारा क्या होगा, ग्रेन साइज़ प्रोड्यूस आर इंटरमीडिएट साइज ऑफ कैपिटल बी स्मॉल बी। तो इन दोनों के इसमें कैसा कैरेक्टर शो करता है, कैपिटल बी स्मॉल बी वाला जो है इंटरमीडिएट साइज़, इसका साइज़ कैसा होता है, इंटरमीडिएट होता है, ना ज़्यादा बड़ा होता है ना एकदम छोटा होता है। और स्टार्च कैसा प्रोड्यूस होता है, स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस आर इंटरमीडिएट साइज़। एक मिनट, हेट्रोजाइगस प्रोड्यूस राउंड सीड शो बी सीम्स टू बी डोमिनेंट एलील। अच्छा, इसमें जो कैपिटल बी स्मॉल बी का कॉम्बिनेशन बनता है तो कैपिटल बी स्मॉल बी पर कैसा होता है, डोमिनेंट होता है। कैपिटल बी स्मॉल बी कैसा होता है, डोमिनेंट होता है। तो इसकी वजह से इसका शेप कैसा होता है, राउंड होता है। अच्छा, इसमें शेप कैसा था, राउंड, इसमें कैसा था, रिंकल्ड। अब इसमें क्या होगा, इसमें शेप राउंड होगा और जो इसमें स्टार्च प्रोड्यूस होगा वो इंटरमीडिएट, मतलब इसमें कम स्टार्च बनेगा, इसमें ज़्यादा बनेगा, और इसमें कैसा बनेगा, मीडियम, मतलब कि एकदम लो भी नहीं एकदम ज़्यादा भी नहीं, मीडियम में या इंटरमीडिएट कहते हैं। स्टार्च प्रोडक्शन कैसा होगा, इंटरमीडिएट होगा। ठीक है, if starch grain size is considered as phenotype, then so from this angle the allele show incomplete dominance। अगर हम स्टार्च के ग्रेन की साइज़ देखें, अगर हम ग्रेन की साइज़ के बेसिस पर इस जीन को जज करें, या फिर अगर हम खाली ग्रेन के साइज़ को स्टडी कर रहे हैं तो इसके हिसाब से देखा जाए तो एक में ग्रेन का साइज़ ज़्यादा है, एक में ग्रेन का साइज़ कम है, और एक में ग्रेन साइज़ मतलब इंटरमीडिएट कैरेक्टर शो कर रहा है। तो इस बेसिस पर ये कैसा, ग्रेन साइज़ के बेसिस पे ये कैसा शो करेगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करेगा। देयरफॉर द डोमिनेंस इज़ नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ अ जीन or the product that it has information for। अच्छा, अगर शेप में देखें, अगर इसका शेप में देखें तो एक राउंड शो कर रहा है, एक रिंकल शो कर रहा है, दूसरा राउंड शो कर रहा है, तो ये डोमिनेंट और रेसेसिव का कैरेक्टर हो गया, ये इनकम्प्लीट का कैरेक्टर हो गया। ठीक है, अगर ग्रेन साइज़ को देखें तो इनकम्प्लीट कैरेक्टर शो कर रहा है और ये वाला डोमिनेंट शो कर रहा है। तो वही बात कही गई है कि जो हमारा डोमिनेंस है वो एक ऑटोनॉमस फीचर नहीं है कि वो किसी जीन या किसी प्रोडक्ट के इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड करेगा। इट डिपेंड एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोटाइप फ्रॉम द प्रोडक्ट एज इट डज नॉट पर्टिकुलर फिनोटाइप दैट वी चूज टू एग्जामिन इन केस मोर देन वन फिनोटाइप आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेम जीन। तो इसमें ये बात कही गई है कि जब हम किसी
जीन को देखते हैं, जब हम किसी जीन की स्टडी करते हैं या तो उसमें जो वो ऐसा नहीं है कि जीन के फीचर पर या जीन के प्रोडक्ट पर ही डिपेंड करेगा जो उसका कैरेक्टर है। वो ऐसा नहीं है कि कभी जीन के फीचर पर या जीन के प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा, बल्कि ये है कि हम किस कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं, हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देख रहे हैं। इसमें यही बात कही गई। अगर हम यहाँ पे सीड को अगर सीड शेप से देखते हैं तो इसमें क्या था कि सीड शेप जो हेट्रोजाइगस है वो राउंड है, और जो होमोजाइगस डोमिनेंट वाला है वो राउंड है, जो हेट्रोजाइगस है वो भी राउंड है, जो होमोजाइगस रेसेसिव है वो कैसा है, रिंकल है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो इसमें हमें डोमिनेंट वाला कैरेक्टर दिखता, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिखता। और अगर हम ग्रेन साइज़ की देख रहे हैं तो ग्रेन साइज़ एक बड़ा है, एक छोटा है, और तीसरा क्या है, इंटरमीडिएट है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। तो इसमें यही बात कही गई है कि हमें ज़रूरी नहीं है कि किसी जीन को हम उसके प्रोडक्ट से जज करें, बल्कि ये होता है कि हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से उसे चेक कर रहे हैं। जैसे इसमें ही अगर हम उसके शेप को देखते तो हमें कुछ और रिज़ल्ट मिलता, और अगर हम साइज़ देख रहे हैं तो हमें कुछ और रिज़ल्ट मिल रहा है। तो इसमें ये बात कहेगी कि इट डिपेंड एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर फिनोटाइप फ्रॉम दिस प्रोडक्ट। हम इससे ज़्यादा कि जीन का प्रोडक्ट क्या है या फिर जीनोटाइप का फिनोटाइप क्या है, इससे ज़्यादा क्या होता है, पर्टिकुलर फिनोटाइप दैट वी चूज़ द एग्जामिन। इससे ज़्यादा क्या होता है, एक मिनट हम सेंटेंस बना लेते हैं फिर से, कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जो जीन का प्रोडक्ट है या फिर जीन का फिनोटाइप है उससे ज़्यादा ये मैटर करता है कि हम क्या चीज़ चेक कर रहे हैं, हम क्या चीज़ एग्ज़ामिन कर रहे हैं, मतलब हम क्या देखना चाह रहे हैं, तो उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है, और ये हमारा फिनोटाइप है उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ, और हम इसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, 3 तरह की हम थेरीज़ पढ़ चुके हैं अब तक में, और आगे की क्लासेस में और भी हमारे जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी हमने पढ़ लिया है। अब हमारा जो आगे का लेक्चर होगा उसमें हम आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। यहाँ तक होप सो आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।